अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मोहम्मद अमार इज़ हेयर फ्राम सैम प्रेपरेशन। आज जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज़ और तमाम कंसेप्ट इसको डिटेल से देखेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी का चैप्टर जो कि आज जिसका टेस्ट होने जा रहा है, टेस्ट नंबर 8। ये जो है फर्स्ट सेशन है हमारा लेक्चर ज़ोलॉजी की प्रेपरेशन का। इसके अलावा और भी सेशन चल चुके हैं और जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी जो है रन कर रहे हैं ज़ोलॉजी और बॉटनी के सेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ PPSC lecture zoology. If you want to enroll yourself in our preparatory test sessions, you can contact us at given numbers, or you can find us on Facebook with the name of Sam Preparations. तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका जो है मेनली सोर्स PS वर्मा और VK अग्रवाल की बुक सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी है। इसके टॉपिक्स जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे, उनमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स जिसमें पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्शन, एज स्ट्रक्चर, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, बायोटिक पोटेंशियल, पॉपुलेशन डायनामिक्स, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्पर्शन जिसमें इमाइग्रेशन, ई माइग्रेशन एंड माइग्रेशंस ये आते हैं। इसके अलावा एंड पे जो है रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइकिल। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, द टर्म पॉपुलेशन हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड पॉपुलस, इसका मतलब है पीपल। पॉपुलेशन की डेफिनेशन के इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर स्पेस। अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पॉपुलेशन के हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पोटेंशली इंटरब्रीड करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। पॉपुलेशन जो है दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिन्हें डीम्स और जो है वो लोकल ग्रुप्स, लोकल पॉपुलेशंस कहते हैं। डीम्स का कंसेप्ट ये है कि डीम जो है जब एक पॉपुलेशन के से कोई ग्रुप अलग हो जाता है लेकिन वो टैक्सोनॉमिकली सेम ग्रुप होता है और जो है कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं, दैट इज़ डीम। अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए वो अलग रहें और आपस में उनका कोई इंटरेक्शन ना रहे, तब जो है जाके उनमें फिर स्पेसिएशन होने लग जाती है, लेकिन इसके लिए जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर होता है। फिर जाके जो है उसमें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हो जाती है अगर वो जोग्राफिकली लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे से सेपरेट रहें और उनके जो है वो आपस में जीन एक्सचेंज ना हो। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में मेन टू टाइप्स हैं, मोनोस्पेसिफिक एंड मिक्स और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनोस्पेसिफिक वो होती है जिसमें जो है एक सिंगल स्पीशीज़ स्टडी की जाती है, जबकि पॉलीस्पेसिफिक या मिक्स जो होती है उसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। इसका दूसरा नाम कम्युनिटी भी है। तो कम्युनिटी, मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन एक ही चीज़ है। इसके अलावा टर्म है डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ करैक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। और डेमोकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी, अगर इन करैक्टरिस्टिक को, पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक को इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाए, देन इट इज़ कॉल्ड डेमोकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोग्राफी एंड डेमोकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी। करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले है पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल, जितने उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ द पॉपुलेशन साइज। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये डिपेंड करता है नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन पे। नेटेलिटी यानी कि बर्थ, डेथ, और उसमें कितने इंडिविजुअल्स जो हैं पॉपुलेशन में एंटर हो रहे हैं, कितने लीव कर रहे हैं, इन पे डिपेंड करता है और ये वेरी करता रहता है। देन है पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये दो तरह की होती है, न्यूमेरिकल डेंसिटी या बायोमास डेंसिटी। न्यूमेरिकल डेंसिटी में किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखे जाते हैं कि कितने हैं उसमें, और बायोमास में उनका बायोमास देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो है हम एक पॉन्ड में देखें कि कितनी फ़िशेज़ हैं, तो नंबर ऑफ फिशेज़ पर पाउंड, दैट इज़ न्यूमेरिकल डेंसिटी। एंड अगर उनका वेट कंसीडर किया जाए कि केजी पर पाउंड, केजी ऑफ फिशेज़, केजी ऑफ मीट ऑफ फिशेज़ पर पाउंड, दैट इज़ द बायोमास डेंसिटी। So this is the difference between numerical and biomass density. On the basis of pattern of distribution, डेंसिटी की टू फर्दर टाइप्स हैं,
क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या है? द डेंसिटी और बायोमास पर यूनिट टोटल स्पेस, जबकि इकोलॉजिकल डेंसिटी बायोमास पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस। इसमें जो है क्रूड डेंसिटी में ओवरऑल तमाम स्पेस देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक नेशनल पार्क की बात करें हम, तो उसमें कोई भी स्पीशी ले लें, मार्खोर या लायन ले लें, अब अगर उसकी डेंसिटी अगर हमने देखनी है, उसका बायोमास देखना है, तो उसके लिए हम जो है उसको बायोमास पूरे नेशनल पार्क के एरिया के हिसाब से देखें, दैट इज़ द क्रूड डेंसिटी। और अगर उसका बायोमास या उसके नंबर्स उसके हैबिटेट के लिहाज से देखें, दैट इज़ द इकोलॉजिकल डेंसिटी। जहाँ पे वो रह रहे हैं उस नेशनल पार्क के अंदर, जितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस लिहाज से देखें तो दैट इज़ द इकोलॉजिकल डेंसिटी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रूड एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर इकोनॉमिक डेंसिटी भी है। इसके बाद जो है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्शन। पॉपुलेशन में तीन बेसिक वे में पाए जाते हैं, तीन बेसिक पैटर्न हैं इनके डिस्पर्शन के: रैंडम, यूनिफॉर्म और क्लम्प डिस्पर्शन। ये डिपेंड करता है उनके जो है बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शंस पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं एनिमल्स के आपस में, उन पे डिपेंड करता है। रैंडम में क्या होता है, किसी पॉपुलेशन में एनिमल्स जो होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस उनमें प्रेजेंट नहीं होती। यूनिफॉर्म और रेगुलर में जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है रह रहे होते हैं, जबकि क्लम्प और डिस्पर्शन में ग्रुप्स की फॉर्म में जो रह रहे होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लम्प की फॉर्म में पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। अब ये जो है डिपेंड करता है उनके एबायोटिक फैक्टर्स पे, क्या वहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, या फिर उनके आपस में इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है एनिमल्स के, क्या उन्होंने सोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है, फूड को डिवाइड किया हुआ है, या फिर जो है उनके दरमियान कंपटीशन है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये डिटरमाइन करती हैं पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। किसी भी पॉपुलेशन में ये चेक करना कि किस एज के कितने ऑर्गेनिजम्स हैं या कितने जो हैं इंडिविजुअल्स हैं, दैट इज़ द एज प्रोपोर्शन। कि आया उसमें जो है वो यंग वंस कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं, और एजड्स जो हैं ये कितने हैं। दिस इज़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी पे डिपेंड करती है, कि जिसमें नेटेलिटी ज़्यादा होगी उसमें यंग वंस ज़्यादा होंगे, अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, जिस तरह जो है वो यंग वंस आगे बड़े होते जाएंगे और एजेड उसमें ज़्यादा होते जाएंगे, तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। तो ये मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी भी उस पर इफेक्ट करती हैं। इसी तरह इनको जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में वो आते हैं जो कि न्यू वंस होते हैं, यंग वंस होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, एडल्ट से पहले की स्टेज जो होते हैं, जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में एडल्ट्स आते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जो एजेड होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो ये 3 तरह के जो हैं ग्रुप्स ये इसमें देखे जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द एज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ एज pyramid। एज pyramid क्या है? This is the geometrical representation of proportion of different age groups in the population of any organisms। किसी भी organisms या population के age groups को geometrically जो represent age pyramid से किया जाता है। फर्दर ये 3 तरह की होती है। pyramid with broad base is first one। इसमें क्या होता है कि rapidly expanding population with a high percentage of young individuals। young individuals इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें birth rate ज़्यादा होता है, तो young इंडिविजुअल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो ये एक ट्रायंगल टाइप पायरामिड बनाती है जिसकी बेस ब्रॉड होती है। बर्थ रेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोनेंशियल रेट पर होता है, सच एज इन केस ऑफ यीस्ट, हाउस फ्लाई एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट है बेल शेप पायरामिड। बेल शेप पायरामिड जो है वो स्टेशनरी पॉपुलेशन को इंडिकेट करती है। इसमें ऑलमोस्ट यंग वंस और जो है एडल्ट्स वो इक्वल इन नंबर्स होते हैं। और थर्ड वन है अर्न शेप पायरामिड। अर्न शेप पायरामिड जो है वो लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करती है। इसमें यंग इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट एंड एजेड। यू कैन सी इन द डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरामिड्स। फर्स्ट वन जो है वो ब्रॉड बेस है। इसमें रेड कलर के जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर प्री रिप्रोडक्टिव।
या यंग वंस इंडिविजुअल जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे जो है वो आगे रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की तरफ जाएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसी तरह थर्ड वन है स्टेबल या बेल शेप जिसे कह लें। तो ये इसमें ऑलमोस्ट जो है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की स्ट्रेंथ इक्वल है। तो ये ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग्स में जो है ये कंसीडर किया जाता है कि ये शेप जो है उनमें प्रेजेंट है ओवरऑल देखा जाए तो। थर्ड लास्ट वन है डिक्लाइनिंग। इसमें जो है फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कम है, कम इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे जैसे जो है वो आगे जाएं बढ़ते जाएं तो इनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाती है और इसको डिक्लाइनिंग फेज कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले आ रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका डेथ रेट ज़्यादा है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाएगी डेथ रेट जो है वो उसके चांसेस मैक्सिमम होते जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द पायरामिड्स। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या है? नेटेलिटी एक्चुअली एक ब्रॉडर टर्म है जो कवर कर रही होती है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय बर्थ, हैचिंग, जर्मिनेशन और फिशन। कोई भी नए इंडिविजुअल्स जो चाहे बर्थ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हैचिंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, वो नेटेलिटी की टर्म के अंडर आते हैं। और नेटेलिटी जो है एक्चुअली दो मेन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। ये जो है फर्टिलिटी और फेकेंडिटी। फर्टिलिटी जो है ये डिटरमाइन करती है किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की कैपेबिलिटी कि वो कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है या उसके अंदर ब्रीडिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज़ फर्टिलिटी। और फेकेंडिटी जो है वो टर्म एक्सप्लेन करती है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी खास पीरियड ऑफ टाइम के दौरान वो कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये फर्दर जो है टू टाइप्स की होती है, पोटेंशियल फेकेंडिटी एंड रियलाइज्ड फेकेंडिटी। पोटेंशियल फेकेंडिटी में बेसिकली हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना ऑर्गेनिज्म फर्दर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। और रियलाइज्ड में देखते हैं कि वो कितने एक्चुअली प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल फेकेंडिटी में जो है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो यूजली आमतौर पर 2-3 सालों में एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर जो है 5-6 सालों में करते हैं। तो ये उनकी जो है रियलाइज फेकेंडिटी है। हालांकि वो हर 9 से 10 मंथ बाद या 11 मंथ बाद एक बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। अगर उसको देखा जाए तो वो उनकी पोटेंशियल फेकेंडिटी है। तो ऑर्गेनिज्म जितना प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल रखता है वो उसकी पोटेंशियल फेकेंडिटी है, और जितना वो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है अब ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स भी काफ़ी इंक्लूडेड होते हैं जो कि उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और जो है उनके क्लच साइज या ब्रूड साइज को डिटरमाइन करते हैं ताकि जो है उनका ओवरऑल सर्वाइवल मैक्सिमम हो सके। तो दिस वाज अबाउट द पोटेंशियल एंड रियलाइज्ड फेकेंडिटी। नेक्स्ट नेटेलिटी की फर्दर टू टाइप्स हैं, मैक्सिमम नेटेलिटी और इकोलॉजिकल नेटेलिटी। मैक्सिमम नेटेलिटी क्या है? सेम कंसेप्ट इसी में भी है कि इट इज़ थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस क्या होंगी कि जब अलॉट ऑफ फूड होगी, अलॉट ऑफ स्पेस होगी, कोई ऐसे बैरियर्स नहीं होंगे, कोई प्रीडेटर नहीं होगा जो कि उनकी स्ट्रेंथ को रोकेगा, तो वो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और कोई ऐसा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जो कि उनकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सके। तो इस केस में जो है वो इसको मैक्सिमम फेकेंडिटी कंसीडर किया जाता है। इसके और भी नाम है एब्सोल्यूट फेकेंडिटी, पोटेंशियल और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, सॉरी, मैक्सिमम नेटेलिटी, एब्सोल्यूट नेटेलिटी, पोटेंशियल नेटेलिटी और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, ये एक ही चीज़ के नाम है मैक्सिमम नेटेलिटी के। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नेटेलिटी। ये वही कंसेप्ट है इसमें कि अब कितने वो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है इन स्पेसिफिक कंडीशंस, in specific environment, in the presence of that limiting factors। तो ये जो है वो इकोलॉजिकल नेटेलिटी है। तो ये इकोलॉजिकल नेटेलिटी में तमाम जो है पॉसिबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखा जाता है कि जिनके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ द इकोलॉजिकल नेटेलिटी। इसको रियलाइज्ड नेटेलिटी भी कहते हैं, ये सिंपल नेटेलिटी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नेटेलिटी जो है वो आइडियल कंडीशंस में प्रेजेंट होती है, आमतौर पर वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इकोलॉजिकल नेटेलिटी को ही सिंपल नेटेलिटी का नाम दिया जाता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड इकोलॉजिकल नेटेलिटी।
Further, the rate at which female produce offspring is determined by the following three population characteristics. सबसे पहले उसका क्लच साइज पे डिपेंड करता है उसका रेट, और द नंबर ऑफ यंग प्रोड्यूस्ड ऑन ईच ओकेजन। अब ये डिपेंड करता है कि क्लच साइज में अगर बहुत ज़्यादा होंगे फिर भी उसका सर्वाइवल मिनिमम होगा, बहुत कम होंगे फिर भी उनका सर्वाइवल मिनिमम होगा। तो मॉडरेट क्लच साइज रखना पड़ता है जिससे जो है उसकी सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी रिप्रेजेंट होती है। सेकेंड, द टाइम बिटवीन वन रिप्रोडक्टिव इवेंट एंड द नेक्स्ट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर कंसेप्टिवली जो है वो रिप्रोडक्शन होती रहे तो वो फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम होगा और जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन की एज भी मैटर करती है। अगर जो है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन की एज कम है तो देयर आर चांसेस के सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन होगी, अगर बहुत ज़्यादा एज है तो ये भी चांसेस हैं कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ना हो। तो ये तीन बेसिकली पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जो कि डिटरमाइन करती हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सक्सेस को। इसके बाद डिफरेंट थ्री टर्म्स जो कि शायद पीछे भी यूज़ हुई हैं या और आगे भी होंगी, क्लच, ब्रूड और लिटर, इनमें जो है डिफरेंस। क्लच बेसिकली एक टाइम में एक फीमेल जितने एग ले करती है दैट इज़ द क्लच, उसका क्लच साइज, और उसमें से फिर जो ऑफस्प्रिंग निकलते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स उसे जो है ब्रूड का नाम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक हैन को ले लें, मुर्गी को, वो एक टाइम में जितने एग ले करती है, एक सीज़न लगा लें, ठीक है, 5 करती है, 6 करती है, 7 करती है, एक टाइम में ले करती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है ले करना, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी हैचिंग होती है, फिर वो उनसे चिक्स निकलते हैं। तो ये उसका जो है क्लच साइज कंसीडर किया जाता है और उसमें से नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग निकलेंगे। वो इन केस ऑफ बर्ड्स यूजली ये टर्म ब्रूड यूज़ की जाती है, बाकी जो है इन केस ऑफ फिशेज या ये वो इस तरह ये क्लच एज ए क्लच ही यूज़ किया जाता है अक्सर में, और अक्सर में ब्रूड भी यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़ लिटर। लिटर जो है वो लाइव बर्थ के दौरान जितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको लिटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन मैमल्स, कोई अगर मैमल स्पीशीज फीमेल 3, 4, 5 जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है वो उसका लिटर साइज है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लच, ब्रूड एंड लिटर। ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज ऑफ ए लिटर इज डिटरमाइंड बाय द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज। अब ये अगर हम देखें कि अगर एक स्पीशीज़ प्रोड्यूस करती रहे, रिप्रोड्यूस करती रहे, यानी कि ऑफस्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा दे दे, तो फिर सर्वाइवल चांस मिनिमम क्यों है? हालांकि मैक्सिमम होना चाहिए। अगर एक स्पीशीज़ या एक बर्ड ले लें 10 अंडे दे रहा है, ठीक है, और वही बर्ड अगर 20 अंडे देने की कैपेसिटी रखता है फिर भी 10 दे रहा है, तो 20 क्यों नहीं दे रहा? तो इसको देखते हैं। इन केस ऑफ मैमल्स अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल और इवन के एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैमल में अगर वो प्रोड्यूस उसने करना है तो उसको उनका सर्वाइवल के चांसेस भी देखने पड़ेंगे कि अगर जो है वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेगी तो उनके लिए फूड इतनी अवेलेबल है या नहीं, या फिर वो उतने बच्चों की देखभाल कर सकती है या नहीं कर सकती। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने यानी कि सर्वाइवल रेट मैक्सिमम करने के लिए उतनी ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। कि डिपेंड करता है मैमल की जो है वो बॉडी साइज़ कितना है, उसका यूट्रस साइज़ कितना है, कितने वो यंग वंस को अफोर्ड कर सकते हैं, या उसके जो है मेमोरी ग्लैंड्स जो है कितने यंग वंस को फीड करा सकते हैं, उस हिसाब से जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसी तरह बर्ड्स में एक है स्टारलिंग, इसकी एग्जांपल दी गई है। इसमें यह है कि उसका जो मॉडरेट ब्रूड साइज़ है, क्लच साइज़, वो 5 एग्स देना या 5 जो है वो यंग वंस को हैच करवाना। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। क्यों? अगर कम होंगे फिर तो ऑब्वियसली कम होगा ना। अगर ज़्यादा हो जाएंगे फिर जो है उसका ओवरऑल सक्सेसफुल रेट कम इसलिए होगा क्योंकि जब जितने ज़्यादा होंगे उनके दरमियान फूड उतनी कम डिस्ट्रीब्यूट होगी, फूड कम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो वीक होंगे, और जब वीक होंगे तो उनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फिनोमिना। नेक्स्ट इज़ मोर्टेलिटी। Mortality means the rate of death of individuals in the population. It is a negative factor for population growth. तो डेथ की टर्म में जो चीज़ें आ रही हैं दैट इज़ अंडर द टर्म ऑफ मोर्टेलिटी। तो ये जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए ओवरऑल जो है ये नेगेटिव फैक्टर है। जिस तरह अब टाइप्स हैं नेटेलिटी की, मैक्सिमम और इकोलॉजिकल, इसी तरह मोर्टेलिटी की भी 2 टाइप्स हैं, मिनिमम और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। अब मिनिमम मोर्टेलिटी कब होती है? इन आइडियल कंडीशंस, जब जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस तो होते रहे हैं लेकिन जो है उनकी मोर्टेलिटी होती ही नहीं है, बहुत मिनिमम होती है। स्पेसिफिक पोटेंशियल
और स्पेसिफिक या पोटेंशियल मोर्टेलिटी भी इसे कहते हैं। मिनिमम मोर्टेलिटी रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल मिनिमम लॉस अंडर आइडियल और नॉन लिमिटिंग कंडीशन, जब कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, जब कोई प्रीडेटर नहीं है, जब फूड अबंडेंट है, जब कोई स्पेस का इशू नहीं है या और चीज़ें जो है नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, सब कुछ आइडियल है, तब जो है वो मोर्टेलिटी बहुत कम होगी, और दैट इज़ द मिनिमम मोर्टेलिटी। इन इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी, ये स्पेसिफिकली मोर्टेलिटी जो कि एक्चुअली हो रही होती है वो है इन स्पेसिफिक एंड गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इसका कंसेप्ट भी वही है। वाइटल इंडेक्स एंड सर्वाइवरशिप कर्व्स, द रेशियो ऑफ बर्थ टू डेथ विद इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। इसके बाद जो है सर्वाइवरशिप कर्व क्या है? इट इज़ अ ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइविंग टू ईच एज फॉर ए गिवन स्पीशीज और ग्रुप। ठीक है, ये ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है एज के लिहाज से उनकी सर्वाइवर के चांसेस को। अब ये तीन तरह के होते हैं ग्राफ: हाईली कन्वेक्स कर्व, हाईली कनकेव कर्व, एंड द थर्ड वन इज डायगोनल स्ट्रेट लाइन। अब हाईली कनकेव कन्वेक्स कर्व क्या शो करता है? नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, ये डायग्राम में ये ऊपर ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ हाईली कन्वेक्स कर्व। ठीक है, अब इसमें जो है ये शो करता है लो डेथ रेट विद रिस्पेक्ट टू एज। इसमें क्या है कि एज के ज़्यादा होने तक इनकी डेथ के चांसेस कम होते हैं, कि बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ओल्ड एज तक जाते हैं फिर उनकी डेथ होती है। ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा जो है हाईली कनकेव, उसमें ये है कि उसमें हाई डेथ रेट होता है, मैनी इंडिविजुअल्स डाई यंग, अ फ्यू लिव टू ओल्ड। ये स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स में होता है कि बहुत ही कम होते हैं जो ओल्ड एज में जाते हैं, तो यंग ही उनकी डेथ हो जाती है। थर्ड जो है वो दरमियान में है, मॉडरेट डेथ रेट इसमें होता है, इंडिविजुअल्स डाई एट ऑल एज, हर एज में जो है उनकी डेथ के चांसेस होते हैं, यानी कि हर एज में उनकी डेथ हो रही होती है। तो ये तीन तरह के सर्वाइवरशिप कर्व्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं इनके सर्वाइवर्स को विद रिस्पेक्ट टू एज। नेक्स्ट है लाइफ टेबल्स। लाइफ टेबल्स समराइज बर्थ एंड डेथ रेट्स फॉर ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम लाइफ टेबल्स के थ्रू उनके जो है पॉपुलेशन की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक हम गेस कर सकते हैं कि कितना इनके सर्वाइवरशिप के चांसेस हैं। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? फॉर कंपेरिजन द एवरेज लॉन्गेविटी ऑफ ए पॉपुलेशन, फॉर शोइंग द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन, for indicating critical stages in life cycles at which mortality is high, for showing differences between species, and for showing the success of the same species in different biotopes. So this is about life tables and its uses. Next characteristic जो कि population की है, that is biotic potential. Biotic potential क्या है? The ability of population of living species to increase under आइडियल इन्वायरमेंट। आइडियल इन्वायरमेंट का मतलब पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब अलॉट ऑफ फूड हो, बहुत ज़्यादा फूड हो, कोई प्रीडेटर ना हो और भी कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो जो कि उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है, तो वो उनकी पोटेंशियल जो है दैट इज़ द बायोटिक पोटेंशियल। वो रिप्रोड्यूस करते ही जाएंगे करते जाएंगे, जो उनकी नेचुरल रिप्रोड्यूस करने की पोटेंशियल है, अगर लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो वो उनके जो है बायोटिक पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई की बात करें हम, तो ये ऑन एवरेज जो है 120 एग्स ले करती है एक दफ़ा, ठीक है, एट अ टाइम, और एक साल में इसकी 6 से 7 जनरेशन्स जो हैं वो होती हैं। तो अगर ये सर्वाइव कर जाएं सारी की सारी हाउस फ्लाई जितनी एग्स ये ले करती है, और उसमें से अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि 50% फीमेल्स होंगी और 50% मेल, और वो फीमेल्स आगे फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस करती रहें, तो 7 जनरेशन के बाद यानी कि 1 साल के बाद इनके जो हैं वो हाउस फ्लाइज उस एक फ्लाइज के रिप्रोड्यूस करने से 6 ट्रिलियन फ्लाइज प्रोड्यूस हो जाएंगी 1 साल के बाद, अगर ये सारी सर्वाइव करती रहें तो। इसलिए इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स ने उन्हें स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम कायम रहे तमाम स्पीशीज़ के अंदर और रिसोर्सेज के दरमियान। Under natural conditions, biotic potential is rare phenomena since environmental conditions do not permit unlimited growth of any population. अगर unlimited growth होती रहे तो तमाम resources जो हैं वो तो 1 साल में या बहुत ही
कम टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल पॉपुलेशंस और एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम कायम किए हुए हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम आर या बायोटिक पोटेंशियल एंड द रेट ऑफ इंक्रीज which occurs in an actual laboratory or field is often taken as a measure of the environmental resistance। तो इसको जो है वो environmental resistance कहा जाता है। The difference between the maximum and the rate of increase which occurs in an actual laboratory or field conditions. So this is concept about the biotic phenomena, biotic potential. The next is population dynamics. Population have characteristic pattern of increase which is called population growth forms. The growth is the most fundamental dynamic feature that a species population displays. अब जो है इसकी 3 फेजेस हैं ग्रोथ के। अगर कोई नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए किसी एरिया में जहाँ पे सोर्सेज अलॉट ऑफ यानी कि सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है 3 फेजेस होती हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज के स्पीशीज जो है वो स्लोली स्टार्ट लेती है इंक्रीज होना। देन क्या है लॉगरिथमिक फेज। लॉगरिथमिक फेज में क्या होता है कि वो रैपिडली इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि फूड अवेलेबल है, कोई प्रीडेटर नहीं है, न्यू इन्वायरमेंट है और हर चीज़ जो है वो आइडियल अवेलेबल है, ऑलमोस्ट आइडियल है, तो उसने जो है वो इंक्रीज़ करना ही करना है और रैपिड रेट पे इंक्रीज़ करेगी, एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज़ कर जाएगी। दैट इज़ logarithmic phase until the carrying capacity is reached। अब carrying capacity क्या है? Carrying capacity है the level beyond which no major increase can occur, represent the saturation level of carrying capacity। कि जब organisms इससे ज़्यादा जाएंगे तो रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाएंगे, ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए नुकसानदेह होगा। तो सैचुरेशन या कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म और उनके दरमियान सोर्सेज के दरमियान एक इक्विलिब्रियम आ जाए, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज ना हो सके, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद कौन सी फेज़ होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज़। उसके बाद अगर उनकी ग्रोथ होगी तो वो नीचे को आना शुरू हो जाएंगे, ओवरऑल जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये 3 जो है फेजेस हैं जो कि इसको शो करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, जब वो न्यू इन्वायरमेंट में या न्यू हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जहाँ पे फूड अवेलेबल है इन अबंडेंस और बाकी रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कैरिंग कैपेसिटी को इक्विलिब्रियम डेंसिटी भी कहते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो है ग्रोथ फॉर्म की 2 तरह की होती है ग्रोथ फॉर्म, जे शेप्ड और एस शेप्ड। एस शेप्ड को सिग्माइड शेप भी कहते हैं। लुक एट द डायग्राम। जे शेप को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कहते हैं। जब स्टार्ट में पॉपुलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो पहले वो स्लोली इंक्रीज करती है, फिर जो है वो लॉगरिथमिक फेज में आ जाती है। पहले एक्सेलरेशन फेज होता है, फिर लॉगरिथमिक फेज। जब लॉगरिथमिक फेज में आती है तो वो एक्सपोनेंशियल रेट पे इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो बस उन्होंने रिप्रोड्यूस ही होना है और कोई लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं है, कोई जो है उसमें ऐसी रेजिस्टेंस भी नहीं है जो कि उनको स्टॉप कर रही हो। तो तब जो है वो जे शेप कर्व बनाते हैं। उसके बाद जब वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाते हैं तब जाके उनकी कैरिंग कैपेसिटी, तब जाके उनकी जो है ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फिर वो फ्लक्चुएट करती रहती है कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नीचे। जब ये फ्लक्चुएट कर रही होती है तो कभी इसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, फिर उसको डिक्रीज़ होना होता है, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, तो फिर अल्टीमेटली ये कैरिंग कैपेसिटी पर ही रहती है, ऊपर नीचे। तब जाके जो है हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी मीट हो गई है। फर्दर जो है इसकी ग्रोथ का लेवल इससे ऊपर जो है, पॉपुलेशन का साइज इससे ऊपर जो है वो नहीं जा सकता। तो दिस इज़ अबाउट द जे शेप एंड एस शेप कर्व। ये जो है एस शेप कर्व मोस्टली देखा जा सकता है इसमें ड्रोसोफिला या रैबिट में, जब लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर उनको या फील्ड में उनको ग्रो करवाया जाए। नेक्स्ट जो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। The rate of growth of population is expressed as the number of individuals by which the population increases divided by the amount of time that elapses with the population increase is taking place। इसका फार्मूला जो है वो नंबर ऑफ बर्थ या B माइनस नंबर ऑफ डेथ्स D divided by average population in the time interval। So this is the growth rate। ग्रोथ रेट जो है पॉजिटिव कब होगा? जब बर्थ डेथ से ज़्यादा होंगी, the population shows an exponential increase और definitely जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट क्या है कि अगर उसकी ग्रोथ रेट कम कब होगा या नेगेटिव कब होगा, जब बर्थ रेट डेथ रेट से कम होगा। नंबर ऑफ बर्थ कम होगी, नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, डिक्लाइन करेगी। दिस इज़ द कंसेप्ट अबाउट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डिस्पर्शन। पॉपुलेशन डिस्पर्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन एरिया। पॉपुलेशन के एरिया में से इंडिविजुअल्स का आना जाना, ये है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। अब ये जो है वो तीन तरह की होती है: ई माइग्रेशन, इमाइग्रेशन एंड माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या है? ये वन वे आउटवर्ड मूवमेंट है, इसमें जस्ट पॉपुलेशन से बाहर जाते हैं, अंदर नहीं आते। ये क्यों होती है? अब डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन प्रेशर जो है मेन इसकी कंडीशन है, या इसके अलावा जो है एबायोटिक फैक्टर्स हो जा सकते हैं, जिसमें वेदर्स है, कंडीशंस हैं, या फिर जो है कोई फूड की अवेलेबिलिटी हो सकती है, या प्रीडेशन रेट इंक्रीज़ होने की चांसेस हो सकते हैं, या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो फिर भी कुछ जो होते हैं पॉपुलेशन के मेंबर्स, वो पॉपुलेशन को छोड़ देते हैं। दैट इज़ ई माइग्रेशन। इंसेक्ट्स में देखा जाता है कुछ में, क्योंकि उनमें ये इनेट बिहेवियर होता है कि उन्होंने आना है और जो है कैटरपिलर्स के बाद जो है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं अपने पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन में अगर कंटिन्यूसली ई माइग्रेशन होती रहे तो ये डीपोलराइजेशन में रिजल्ट करती है। फिर जो है क्या करना पड़ता है कि उसके पॉपुलेशन की ब्रीडिंग करवानी पड़ती है ज़्यादा, या उसमें अंदर जो है फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, फूड को कंट्रोल करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट टर्म है इमाइग्रेशन, वन वे इनवर्ड मूवमेंट, के जब सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हों, दैट इज़ द इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाते हैं नंबर। जब इंडिविजुअल स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, पॉपुलेशन स्ट्रेस इंक्रीज़ होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, उनके दरमियान जो है मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ होगा। इसी तरह फिर जो है वो इमाइग्रेंट जो होंगे उनकी स्पेसिफिकली मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ होगा, और जो इंडिविजुअल ओवरऑल होंगे सबका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। थर्ड जो है इसकी टाइप, दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? पीरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न। अब ये स्पेसिफिकली सीजनिंग होती है, स्पेसिफिक पीरियड के दौरान होती है कि पॉपुलेशन को लीव करना और वापस आना। It is a peculiar kind of population dispersion which involves the mass movement of entire population। इसमें लार्ज नंबर में जो है ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, और जो है वो स्पेशली जो है बेसिकली फूड पर्पस के लिए होता है, या और भी एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सच एज सीज़न जब चेंज हो रहा हो, वेदर चेंज हो रहा हो, कंडीशन सर्वाइव करना वहाँ पे मुश्किल हो, या फिर जो है वो और एबायोटिक फैक्टर, फ्लड वगैरह इस तरह की कंडीशंस हो जाए, तब जो है ऑर्गेनिज्म मेनली मूव कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। दिस कैन अकर ओनली इन मोबाइल ऑर्गेनिजम्स एंड बेस्ट डेवलप्ड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में ज़्यादातर देखा जाता है डेजर्ट लोकस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं और खेतों को तबाह करके चली जाती है। आपने अक्सर जो है ऑब्जर्व किया होगा। इसके अलावा बर्ड्स में भी देखा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स की टर्म आपने सुनी होगी। तो ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के दौरान, स्पेसिफिक सीज़न के दौरान आते हैं मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों से। यहाँ पे जो है वो फिर फूड वगैरह की अबंडेंस होती है, उस वक्त यहाँ से भी खा के फिर वापस जो है अपने एरियाज़ में चले जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द माइग्रेशन। इन मोस्ट केसेस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन में अकर फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। तो ये तीन मेन रीज़न होती हैं इनकी। ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मोर्टेलिटी ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल्स में अकर, अब माइग्रेशन के दौरान चांसेस भी होते हैं कि उनकी मोर्टेलिटी हो जाए, मे बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, कि जब वो माइग्रेट कर रहे हैं रास्ते में जो है फूड इतनी अवेलेबल नहीं है, या मे बी कोई प्रेडेटर आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के जिस एरिया को वो छोड़ के आए हैं, अब जिस एरिया में है वो उसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इनेबल्स वाइडर डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वाइडर डिस्पर्शन हो जाती है। इसके अलावा जो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाता है फूड के लिए, क्योंकि जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, एक तो इनको इकट्ठा रहना ज़रूरी होता है, दूसरे फूड अबंडेंट होती है, फूड के लिए माइग्रेट करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ फूड अबंडेंट होती है, इसलिए कोई इतना कंपटीशन आपस में नहीं रहता। इसके अलावा शेल्टर या बाकी चीज़ों के लिए कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये एक दो इसके बेनिफिट्स हैं माइग्रेशन के, इसकी वजह से ही माइग्रेट करते हैं इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। After reaching the carrying capacity level, the population density tend to fluctuate above and below the level, and such fluctuation in population between upper and lower limits tend to give more stability to the population। जब carrying capacity पे population पहुंच जाती है
तब उसने क्या करना होता है, फ्लक्चुएट करना होता है ऊपर कैरिंग कैपेसिटी की लाइन से या फिर नीचे। जब रिसोर्सेज जो है थोड़े से इंक्रीज होंगे तो वो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, फिर रिसोर्सेज जब कम होने लगेंगे फिर जो है उसकी नीचे हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है वो स्टेबिलिटी एक कायम हो जाती है, एक जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। इंट्रिंसिक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है कि बगैर किसी एबायोटिक फैक्टर के, बगैर किसी प्रीडेटर वगैरह के या बगैर किसी बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ को या ओवरऑल पॉपुलेशन के साइज़ को आइडियल या मैक्सिमम रखने के लिए खुद की कुर्बानी दे देते हैं। इसमें ये होता है कि उनके कुछ के अंदर इनेट होता है कि कुछ के अंदर जो है वो कुछ लर्न करते हैं इस तरह, ताकि ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज़ जो है मैक्सिमम रहे। और वो जो है उसमें फिर बहुत से आ जाते हैं, कुछ जो है वो अपना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम कर देते हैं, कुछ जो है वो डेथ कर हो जाती है उनकी, कुछ शॉक की वजह से हो जाती है, और भी बहुत से इश्यूज होते हैं। तो ये जो है इस इंट्रिंसिक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आता है। इसके अलावा रेगुलेटरी प्रोसेस में जो है वो दो चीज़ें हैं जो कि पॉपुलेशन की रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अब ये कौन से हैं, और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आते हैं which tend to regulate the density of population under different conditions. Intrinsic factors में, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में वेरिएशन इन स्पेस और कवर, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज़ द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में वेदर, फूड, फेवरेबल कंडीशंस, इन्वायरमेंट, ये चीज़ें आ जाती हैं। जबकि डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या हैं, ये इंट्रिंसिक हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि that depends on the cohesion between individuals within the same population or between population of different species। ये या उन्हीं इंडिविजुअल के आपस में होती है या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं उनसे अगर जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी कंट्रोल हो रही है, दीज आर द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। इसमें अब कंपटीशन आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाती है, प्रीडेशन आ जाती है, माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, डिजीज़ वगैरह, ये जो है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। तो ये दो फैक्टर्स मेनली कंट्रोल करते हैं रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन को। इसके बाद दो टर्म्स हैं बस, पॉपुलेशन साइकिल। ये क्या होता है कि फिनोमिना वेयर पॉपुलेशन राइज एंड फॉल ओवर ए प्रेडिक्टेबल पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ पॉपुलेशन साइकिल। अब ये पॉपुलेशन साइकिल जो है अब इतना छोटा तो नहीं होता, 3 से 4 साल या 9 से 10 साल का एटलीस्ट होता है, कि इसके दौरान के जो उसमें राइज एंड फॉल आया, उसकी ओवरऑल पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन हुई है, तो वो पॉपुलेशन साइकिल है इसका। अब इसके फैक्टर जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों हो सकते हैं, तो ये भी वेरी करते हैं। नेक्स्ट है के एंड आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन। आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन कौन सी होती हैं, जिनका जो है वो